हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट नोट्स। मेरा नाम है अक्षय सेठ और आज हम डिस्कस करेंगे किसी बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक को आप एनालाइज कैसे करते हैं। अगर आप किसी नॉन बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आप कुछ रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करेंट रेशियो। बट किसी बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक को एनालाइज करते हुए आप इन सब रेशियोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज मैं 10 टूल्स की बात करूंगा जिसकी मीडियम से आप किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक को 5 मिनट के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा नेट इंटरेस्ट इनकम से। सो व्हाट इज नेट इंटरेस्ट इनकम? नेट इंटरेस्ट इनकम इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। जब बैंक लेंडिंग करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है और जब उसके कस्टमर्स अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऑफ कोर्स किसी भी बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़नी चाहिए और हर साल बढ़नी चाहिए। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, ताकि हम इस एनालिसिस के साथ किसी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते रहें, ताकि आप कल को कोई बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प मिले। आज हम पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक की, जो कि 2019 की रिपोर्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 2015 से लेकर अब तक 23% CAGR की रफ्तार से बढ़ रहा है, विच इज वेरी गुड। सो पहला टूल था नेट इंटरेस्ट इनकम, जो किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर हम किसी एनबीएफसी की बात कर रहे हैं तो उसमें डिपॉजिट्स अलाउ होना चाहिए। बहुत सारी एनबीएफसीज इंडिया में ऐसी है जहां पे डिपॉजिट्स अलाउ नहीं है, बट बहुत सारी एनबीएफसीज ऐसी भी हैं जहां पे आपका डिपॉजिट अलाउ होता है वहां पे जमा करने के लिए। दूसरा टूल है दोस्तों टोटल एडवांसेस या टोटल लोन्स। ऑफ कोर्स मैं किसी बैंक की बात कर रहा हूं तो उसके लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ लोन होता है। तो जितना ज्यादा वो लोन देगा उतना ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको कल को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो किसी भी बैंक की अगर लोन बुक बड़ी है, इट मींस उसका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है अगर वो सारे एसेट्स एनपीए नहीं हुए तो। एनपीएस के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं टोटल एडवांसेस के बारे में। नो डाउट किसी भी बैंक का टोटल एडवांसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि वो लेंडिंग एक्टिविटी इंक्रीज करता जाए और उसकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ती जाए। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो 2015 से लेकर अब तक 28% CAGR की रफ्तार से इनके टोटल एडवांसेस बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो अगर सेकंड टूल में भी मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो ये सेटिस्फाई करता है किसी बैंकिंग की नीड को। तो इस केस में कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम और टोटल एडवांसेस दोनों ही काफी अच्छा है। तीसरा टूल है दोस्तों टोटल डिपॉजिट्स। आप ये सोचिए, आप किसी बैंक में पैसा जब डिपॉजिट करते हैं तो उसमें बैंक SLR और CRR रखने के बाद बाकी पैसा वो आगे लेंडिंग कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया बैंक में और वो 100 का 100 रुपए लेंडिंग में कर सकता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज अगर आप SLR की बात करें तो SLR है 18% और CRR है 3%। इट मींस अगर आप किसी बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 18 + 3 21 रुपीज वो रख के बाकी 79 रुपीज को लेंडिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकता है। इट मींस आपने जो 100 रुपए जमा किया है उसमें से बैंक 21 रुपए निकालकर बाकी पैसा लेंडिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकता है, ताकि इससे उसे इंटरेस्ट इनकम मिले। मैंने एक चीज और गौर करी है, किसी बैंक का अगर डिपॉजिट बढ़ रहा है इट मींस उस बैंक का ट्रस्ट भी बढ़ता जाता है। यस बैंक की क्राइसिस के बाद बहुत सारे लोगों ने यस बैंक से पैसा निकाला और उनके ट्रस्टेड बैंक में पैसा डाल दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बैंक एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो किसी बैंक का अगर डिपॉजिट बढ़ रहा है इट मींस उसका ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, और किसी बैंक का डिपॉजिट बढ़ रहा है इट मींस उसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा आगे लेंडिंग में इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद उससे वो ज्यादा पैसा कमा भी सकता है। तो ये 3 वे प्रोसेस है दोस्तों। आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं, आपके पास डिपॉजिट भी होगा और आप ज्यादा लेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये तीसरे टूल का 3 फायदा होता है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर हम यहां कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में जो डिपॉजिट है और जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है। किसी बैंक के लिए जितनी ज्यादा रफ्तार हो उसके लिए उतना अच्छा है। तो डिपॉजिट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर बैंक एंड इट शुड बी इंक्रीजिंग एवरी टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कासा रेशियो के बारे में। जब मैं बैंक में था तो मुझे भी कहा जाता था कि अक्षय कॉन्सेंट्रेट ऑन कासा। तो ये बैंक हमेशा कासा पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं? आप एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक हैं
तो आप क्या करेंगे, आपको लेंडिंग करनी है और आपको डिपॉजिट लेने हैं। तो यदि आप अपनी लेंडिंग को कम इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इट मींस अगर आपने किसी से पैसा 3% पे ले रखा है और उससे आप 6% पे लेंडिंग कर रहे हैं तो आपकी यहां पे जो इनकम है वो 3% के आसपास होती है। अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो इस समय अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो सब बैंकों में या तो 4% इंटरेस्ट है या 4.5 है, लेकिन करंट अकाउंट पे मैक्सिमम बैंक्स इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर कोई एक बंदा 100 रुपए जमा करता है सेविंग्स अकाउंट में, 100 रुपए जमा करता है करंट अकाउंट में, तो बैंक को उससे इंटरेस्ट कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए 50 पैसे, क्योंकि करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और सेविंग्स अकाउंट पे उसको पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4.5 रुपए। अगर बाकी पैसे में से वो SLR CRR निकाल दे तो वो मैक्सिमम पैसे को लेंड कर सकता है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो करंट अकाउंट में फाइनेंस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है। इट मींस वो 0% पे पैसा ले रहा है और वो 6 या 7% पे लेंड कर सकता है। तो किसी बैंक का दोस्तों कासा रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों तो उसका कासा रेशियो 52.5 के आसपास है। कासा रेशियो 52.5 है, इसका मतलब यह है कि टोटल डिपॉजिट जो उसके पास है उसमें 52.5% कासा के मीडियम से आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है किसी भी बैंक के लिए। पांचवा टूल है दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन। चीजें यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, मगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज अर्निंग असेट्स। नेट इंटरेस्ट इनकम दोस्तों हम फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि एवरेज अर्निंग असेट्स क्या होता है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बैलेंस शीट देखें तो उसमें एवरेज अर्निंग असेट्स या तो उनके कैश होते हैं या तो उनके एडवांसेस होते हैं जो उन्होंने लोन दे रखे हैं। तो अगर मैं यहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन टोटल एवरेज अर्निंग असेट्स करेंगे तो कोटक के केस में ये अप्रोक्सीमेटली 4% आता है। तो किसी भी बैंक में अगर ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। अगर आप दो बैंक को एक साथ एनालाइज कर रहे हैं तो जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होगा वो ज्यादा इफेक्टिव बैंक होगा एज कंपेयर टू दिस बैंक। नेक्स्ट टूल है दोस्तों कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। अगर आपके बिजनेस की कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज्यादा है इट मींस आपकी कॉस्टिंग ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। ये बहुत ही नॉर्मल सा रेशियो है दोस्तों। किसी बैंक का अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज्यादा है इट मींस उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है और इसकी इनकम कम है। अगर आप फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो ये होता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन टोटल ऑपरेटिंग इनकम। ये जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। इट मींस कि जितना बैंक पैसा कमा रहा है उसमें उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है जो ऑपरेशंस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों तो ये अप्रोक्सीमेटली 47.4% है, जो कि 0.1% ज्यादा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो इसको बैंक जितना कम रखे वो बैंक के लिए उतना ज्यादा अच्छा है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कस्टमर 100 रुपए किसी बैंक में जमा किया है तो बैंक के पास सिर्फ 79 रुपीज होता है लेंडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा होता है कि बैंक बाहर से भी बोरोइंग करता है, इसे हम कहते हैं फंडिंग रेस करना। उस फंडिंग को भी वो लेंडिंग में इस्तेमाल कर देता है। अगर वो बोरो कर रहा है 5% पे और लेंड कर रहा है 7% पे तो जो बीच का 2% है वो भी इसका प्रॉफिट में काउंट किया जा सकता है। तो टोटल डिपॉजिट्स और टोटल एक्सटर्नल बोरोइंग का इस्तेमाल कोई भी बैंक लेंडिंग में आराम से कर सकता है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 108% के आसपास है। इट मींस अगर उसके डिपॉजिट्स 100 रुपए के आसपास हैं तो उसमें 108 रुपए उसने लेंडिंग कर रखा है। तो ये 8 रुपए कहां से आया? ऑफ कोर्स ये बाहर की एक्सटर्नल बोरोइंग से आता है। तो नटसेल हम बोल सकते हैं कि जो लेंडिंग एक्टिविटी होती है वो ना सिर्फ डिपॉजिट से होती है बट एक्सटर्नल बोरोइंग से भी की जा सकती है until unless it is profitable for the bank। किसी नॉर्मल बैंक के लिए दोस्तों ये रेशियो 80 to 90% होता है, लेकिन अगर ये 80 to 90 के ऊपर है तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि आप लेंडिंग एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके एनपीएस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब ये समझने से पहले कि ये रेशियो क्या होता है हम समझेंगे कि प्रोविजंस क्या होते हैं। जब कोई बैंक लेंडिंग करता है, सपोज उसने 100 रुपए लेंड किया तो उसमें से कुछ परसेंट वो अपने पास साइड में रख लेता है कि कल को अगर ये लोन वापस नहीं आया तो एटलीस्ट उस पैसे का इस्तेमाल करके हम बैंक को बचा सकते हैं। आप ये सोचिए दोस्तों अगर कुछ परसेंटेज वो नहीं निकालेगा तो इनकेस अगर सारे लोन उसके एनपीए हो जाते हैं तो बैंक या तो बंद हो सकता है या तो बैंकरप्ट हो सकता है।
ये एक इंडिकेशन होता है दोस्तों कि कितना बैंक के पास प्रोविजन कवरेज है कल को अगर उसके लोन एनपीए हो जाते हैं। तो अगर किसी बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो 60% है, इट मींस अगर उसके 60% लोन भी एनपीए हो जाते हैं तो उसके ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी बैंक के लिए दोस्तों जितना ये रेशियो ज्यादा है, इट मींस वो बैंक उतना ही फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों तो ये रेशियो 72% के आसपास है, विच मींस बैंक इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनपीए क्या होता है। अगर किसी बैंक का जो लोन है वो ओवरड्यू है 90 डेज या उससे ज्यादा, तो उसे हम एनपीए बोल सकते हैं। एनपीए की खुद की अपनी कैटेगरी होती है, बट यहां हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रॉस एनपीए एंड व्हाट इज नेट एनपीए। इसको भी हम एग्जांपल के मीडियम से समझ सकते हैं। सपोज बैंक ने मिस्टर ए को 100 रुपए लोन दिया है और वो 90 डेज की ओवरड्यू के बाद भी वो लोन चुका नहीं पाए, तो अगर हम नेट एनपीए की कैलकुलेशन करें तो हम लेंगे 100 जो उनका लोन था, माइनस सपोज उसने 5 रुपए वापस किया था उसमें से, तो 5 माइनस किया। कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो इंश्योर्ड भी होते हैं, ताकि अगर वो एनपीए हो जाते हैं तो उनमें कुछ पैसा उनको इंश्योरेंस कंपनियां पे करती हैं। तो मान लीजिए कि 10 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, प्लस जो मैंने प्रोविजंस की बात करी थी, अगर 15 रुपए बैंक ने साइड रखा हुआ है कि कल को लोन एनपीए हो गया तो हम एटलीस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 15 + 10 + 5 = 30। सो 100 - 30 = 70। तो 70 हो गया उसका नेट एनपीए और 100 रुपए हो गया उसका ग्रॉस एनपीए। दोस्तों किसी बैंक के लिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जितना कम हो उतना ज्यादा बैंक एफिशिएंट होता है। आप ये सोचिए, जब बैंक लोन देता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जिसको उसने लोन दिया है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल उसको एक टेन्योर के बाद वापस कर सके। अगर वो वापस नहीं कर पाता है तो उसके एनपीएस बढ़ जाते हैं, इट मींस उसको उतना लॉस हो जाता है। बैंक के लिए एनपीए एक तरह से लॉस होते हैं। सो किसी बैंक का एनपीए जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, अगर वो ग्रॉस एनपीए है या वो नेट एनपीए है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसका ग्रॉस एनपीए एज कंपेयर टू देयर टोटल एडवांसेस 0.98 से घटकर 0.75 हो चुका है। सो नटशल में बोल सकता हूं कि जिस बैंक का एनपीए घट रहा है उस बैंक के लिए वो उतनी अच्छी बात है। कल को आप किसी बैंक को एनालाइज करते हैं तो आप उसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जरूर देखेंगे। अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इट मींस बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम हो रहा है, इट मींस बैंक इज मोर एफिशिएंट। लास्ट रूल है दोस्तों कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स। Tier 1 कैपिटल में क्या होता है? SLR और CER। SLR हम जानते हैं कि जब कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है तो वो SLR 18% के आसपास वो अपने पास रखता है कि फ्यूचर में कभी बैंक को जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। CER होता है दोस्तों कॉमन इक्विटी रेशियो। इट मींस कल को अगर उसके लोन्स एनपीए हो गए और अपने डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं कर पाया तो अपने कुछ शेयर्स वो मार्केट में बेच सकता है और जितना पैसा उसके पास आया है उससे वो डिपॉजिटर का पैसा वापस कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों Tier 2 कैपिटल की। Tier 2 कैपिटल में होते हैं लोन प्रोविजन रिजर्व्स प्लस हाइब्रिड डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये दोनों क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी बैंक लैंडिंग एक्टिविटी करता है तो उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व कर लेता है कि अगर वो लोन उसका एनपीए हो गया तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है उसे बचाने के लिए। दूसरा है हाइब्रिड डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? बैंक के कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि इक्विटी में कन्वर्टेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक एग्जांपल के मीडियम से मैं बताऊंगा कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज बैंक ने 3 लोगों को लेंड किया है, A, B, C। A एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें 1 लाख रुपए दिया है बैंक ने। दूसरा है एक रेप्यूटेड कंपनी जहां बैंक ने 1 लाख रुपए दे रखा है। और तीसरा एक रिस्की कंपनी है, एक स्मॉल कंपनी है जहां 1 लाख रुपए बैंक ने दे रखे हैं। तो 1 + 1 + 1 3 लाख। अब रिस्क के हिसाब से उसमें हम उसका वेटेज करते हैं। किसी गवर्नमेंट कंपनी को उसने लोन दे रखा है तो मैक्सिमम चांस है कि पैसा वापस आ जाएगा, तो उसका हम वेट कर सकते हैं 0। सेकंड है एक रेप्यूटेड कंपनी जिसका हम वेटेज ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली से 30%।
सो 30% ऑफ 1 लाख इट मींस 30,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जो कि रेप्यूटेड नहीं है और स्मॉल कंपनी है और उसके डिफॉल्ट होने का चांसेस काफी ज्यादा है, तो उसमें हम वेटेज ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50%। सो 1 लाख का 50% मींस 50,000 रुपीज। सो 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। सो हमारा डिनोमिनेटर हो गया 80,000 रुपीज। अब बात करते हैं टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल की। अगर उस बैंक का आप टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करें और अप्रोक्सीमेटली अगर वो 4,000 आता है, अब हम बात करेंगे टीयर 2 कैपिटल की विच इज अप्रोक्सीमेटली से 5,000 रुपीज। अब सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रखते हैं। 5,000 प्लस 4,000 अपॉन 80,000, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 11 to 12%। इंडिया में सारे बैंक्स को बासल 3 नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, जो कहता है कि किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एटलीस्ट 10.5% होना चाहिए। हमारे केस में ये अप्रोक्सीमेटली 11-12% के आसपास है। तो किसी बैंक को आप एनालाइज करेंगे तो उसका टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल या लास्ट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिया होता है, जिसके मीडियम से आप ये देख सकते हैं कि बैंक की कितनी एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू देयर रिस्क वेटेड एसेट्स एंड टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 17.89% है, विच इज वेल अबव द एक्सपेक्टेशन ऑफ 10.5%। तो ये एक तरह से बहुत ही हेल्दी रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। द बेस्ट थिंग इज आप किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री के किसी स्टॉक की या किसी एनबीएफसी स्टॉक की आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको ये 1 पेजर इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। इसमें वो सारी चीजें दे रखी है जो हमने अभी डिस्कस करी है। तो अगर आप बैठे हैं, अगर आपको किसी एनबीएफसी को या किसी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप ये सिर्फ 1 पेजर इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको अंडरस्टैंड करिए और आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी की हेल्थ 5 मिनट या उससे कम में एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था कि हम कैसे किसी बैंक या एनबीएफसी को 5 मिनट के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी बैंकिंग स्टॉक को आप किसी नॉर्मल स्टॉक की तरह एनालाइज नहीं कर सकते और आपको ये 10 टूल्स काफी मदद करेंगे किसी बैंक या एनबीएफसी को एनालाइज करने में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, मार्केट नोट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट में चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी डिस्कशन हमने किया है उसको आप टेक्स्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।